राज यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो हैदराबाद में है ना। क्या यही वो लड़का था जिसके बारे में दादू बात कर रहे थे? वह खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई उसने फौरन घबराकर गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और बोली, कौन है?" "हम हैं रिया, हमें आपसे बात करनी है।" नरेंद्र की आवाज़ सुनकर रिया ने सीने पर हाथ रखकर सांस ली और आकर दरवाज़ा खोल दिया। नरेंद्र उसके कमरे में आए और उसके सामने खड़े होकर बोले, क्या हम पूछ सकते हैं तुम सबके सामने से ऐसे भागकर क्यों आई थी? दादू, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, वह सर झुकाकर बोली। क्या बोल रही हो पसंद नहीं है? लेकिन राज ने तो बोला तुम दोनों एक दूसरे को पसंद हो, इसलिए हमने तुम्हारी सगाई की तारीख रख दी है। नरेंद्र के इतना बोलते ही रिया ने हैरानी से सर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, उसने क्या बोला और क्या नहीं, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें मना कर दें। पागल हो गई हो? ऐसे कैसे मना कर दें? हम लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है। दादू, ये आप गलत बोल रहे हैं और अपनी ही बात से पलट रहे हैं। आपने बोला था अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आएगा तो आप ज़बरदस्ती मेरी शादी नहीं करेंगे। हम पलट नहीं रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं, लड़के में हमें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। दादू, शादी किसे करनी है? मुझे तो मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। आप बदले में चाहे किसी और से मेरी शादी करवा दें, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, ये बात आप सुन लीजिए। और अगर आपने फिर भी मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए तो मैं खुद के साथ कुछ गलत कर लूँगी। रिया ने इतना ही बोला था, सामने खड़े नरेंद्र ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे रिया का हाथ अपने गाल पर चला गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नरेंद्र गुस्से में घूर कर बोले, अब अगर ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो हम तुम्हारी ज़ुबान काट कर फिकवा देंगे, इसलिए हद में रहकर बात किया करो। क्या बोलना है और क्या नहीं ये सोच समझ कर बोला करो, वरना हमने तुम्हें जो डील दी हुई है अगर उसे खींच लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हद में रहकर बोला करो। और राज में ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें वो पसंद नहीं है? हमने सोच लिया है अब तुम्हारी शादी राज से ही होगी और किसी से नहीं। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है सबने, इसलिए ये सब हरकत कर रही हो। इतना बोलकर नरेंद्र ने सर झुकाए खड़ी रिया को देखा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रिया ने आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और आकर तेज आवाज में दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगी। दादू, कैसे बताऊं आपको, राज ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। मैं नहीं कर सकती उस जैसे इंसान से शादी। इसके बदले आप जिससे भी शादी करने के लिए बोलेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगी, लेकिन राज से शादी नहीं करूँगी दादू। और इसके लिए एक बार फिर से भागना पड़ा तो मैं भाग जाऊँगी, और इस बार ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा मुझे। इधर राज सबसे घराया था, उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। विनोद और रेखा को उसकी खुशी नजर आ रही थी, वह दोनों भी खुश थे अपने बेटे के खुश होने से। रेखा, तुमने देखा हमारा बेटा या तो उस लड़की को देखने भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब से वहां से आया है उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। विनोद रेखा से ऊंची आवाज में बोले, डेढ़ आप मेरी फिरकी ले रहे हैं। राज उनके गले लगकर बोला, मैं भला क्यों अपने बेटे की फिरकी लेने लगा? अच्छा ये बता, रिया सच में तुम्हें अच्छी लगी है? एक बात बताऊं आपको, मॉम को तो नहीं बताएंगे। आज से पहले कभी कोई बात तुम्हारी मॉम को बताई है जो आज बताऊंगा? बता क्या बात है। रिया को मैं पहले से जानता हूँ। उसके इतना बोलते ही विनोद के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी के मिले जुले भाव आ गए। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे खुद उसे देखकर पता चला है जिस लड़की को मैं देखने जा रहा हूँ वो रिया है। कहाँ और कैसे मिले तुम रिया से? जो नई कंपनी मैंने समर के लिए ख़रीदी है उसमें रिया पहले से जॉब करती थी और समर की दोस्त थी। तो तुम प्यार करते हो रिया से? प्यार का तो अभी पता नहीं, लेकिन रिया मुझे पसंद है। क्या बात है, फाइनली मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद तो आई है। और रिया वो भी तुम्हें पसंद करती है? नहीं, रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, शायद नफरत करती है। राज के इतना बोलते ही विनोद ने एक बार फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोले, मतलब मैं समझा नहीं, नफरत करती है लेकिन क्यों? मैंने उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था जिस वजह से उसने जॉब छोड़ दी और यहाँ आ गई। ओह, तो इसका मतलब है मामला संगीन है, तुमने उस बच्ची का दिल दुखाया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया था बाबा, उसने उदास होकर कहा। जानता हूँ मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखा सकता है। उससे बात करो और तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने की कोशिश करो। जी बाबा, राज ने मुस्कुरा कर कहा और विनोद के साथ लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगा।
जहां राज के घर में सब खुश थे, वहीं रिया के घर में आज खामोशी छाई हुई थी। नरेंद्र अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। आज पहली बार उन्होंने रिया पर हाथ उठाया था और इस बात का उन्हें बुरा लग रहा था। रिया भी अपने रूम में बंद थी और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका फ़ोन बज रहा था लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था और फिर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और रूम की लाइट ऑन करके फ़ोन देखने लगी जो कब से बज रहा था। रिया ने फ़ोन कान से लगाया और भारी आवाज़ में बोली, हेलो। राज ने उसकी आवाज़ सुनते ही घड़ी की तरफ देखा जहां अभी तक 10 ही बजे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है रिया, अभी तो 10 ही बजे हैं। राज की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, रिया ने हैरान होकर नंबर देखा और गुस्से से उसके दांत भींच गए। नंबर कहाँ से मिला है मेरा? हम दोनों के रिश्ते की बात चल रही है और हमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, इसलिए तुम्हारा नंबर मेरे पास होना कोई बड़ी बात नहीं। राज मुस्कुरा कर बोला, मैंने आपको पसंद नहीं किया है और ना ही इस जन्म में ये मुमकिन होगा। मुझे आपसे नफ़रत है और वो भी शदीद नफ़रत। सुना आपने, आज के बाद अगर आपने फ़ोन किया तो अच्छा नहीं होगा और हम दोनों की शादी तो कभी नहीं होगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, बता रही हूँ, किसी भी इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बदतमीज़ और कमअकल इंसान से नहीं। चलो फिर करो, तुम जो कर सकती हो करो, जिससे भी शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो। डरती नहीं हूँ आपसे, वह अकड़ कर बोली। हाँ जानता हूँ, तभी तो ऑफिस से भागकर यहाँ आई हो। मैं मना कर चुकी हूँ, भलाई इसमें है आप भी मना कर दो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं खुद सोच लूँगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। मैंने भी सोच रखा है मुझे क्या करना है। रिया चेहरे पर तीखी मुस्कान सजा कर बोली, कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और हमारे बीच पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ बात करके उसे सही करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बात करने और मिलने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए फ़ोन रखो और सोने दो। इतना बोलकर रिया ने फ़ोन काट दिया और बंद करके काउच पर डाल दिया और ब्लैंकेट से चेहरा ढककर सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और उठ बैठी और काउच पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर किसी का नंबर ढूंढने लगी और ब्लैंकेट में चेहरा ढककर बात करने लगी, जिससे कोई सुन न ले और उसका घर से भागने का प्लान फेल ना हो जाए। राज हाथ में फ़ोन पकड़े बैठा रिया के बारे में ही सोच रहा था। उसे मनाना इतना आसान काम नहीं है, ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। कल रिया से मिलकर बात करता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए। वैसे तो पहले वह मिलने के लिए मान ही जाए, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। सब सो चुके थे लेकिन नरेंद्र की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आकर बैठ गए और रिया के बारे में सोचने लगे। क्या वह रिया के साथ ठीक कर रहे हैं? कहीं उसकी भलाई का सोचते सोचते मैं उसके लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने सही कहा था, ज़िंदगी उसे गुजारनी है, हमें नहीं। कुछ तो उसे लगा होगा राज में, तभी तो रिया शादी के लिए मना कर रही है। एक बार ठंडे दिमाग से उससे बात करके देखता हूँ और उसकी बात समझने की कोशिश करता हूँ। शायद वह सही बोल रही हो। विनोद के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना हुआ तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं रिया की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकता। मेरे बड़े बेटे की आखिरी निशानी और इकलौती औलाद है। मैं रिया के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जिसमें उसकी खुशी है वही करना होगा। मुझसे नाराज़ है अभी, शायद बात भी ना करे। सोचकर गुस्सा शांत हो जाएगा। सुबह आराम से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करके देखता हूँ। राज को लेकर शायद कोई गलतफहमी हो गई है उसे। वह तो एक शरीफ और अच्छा लड़का है। नाश्ते के टेबल पर सब थे सिवाय रिया के। नरेंद्र ने एक नज़र बिंदु की तरफ देखा। बिंदु उनकी बात समझते हुए बोली, रिया ने रात भी खाना नहीं खाया था, अब भी कमरे से बाहर आने के लिए मना कर रही है। बोल रही है मन नहीं है उसका कुछ भी खाने का, जब मन होगा खा लेगी। तुम उसके लिए नाश्ते की प्लेट लगाओ, हम उसके लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। ठीक है बाबूजी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। रंजन अपने बाबूजी की खामोशी देखकर बोला, आपको रिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था बाबूजी। अभी वो बच्ची है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है उसे। हम जानते हैं उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसलिए उसकी शादी करना चाहते हैं ताकि वह अपने घर की हो जाए और उसे समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ रहते तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है। पर बाबूजी ये क्या तरीका है उसे ऐसे समझाने का? हम उससे बात करने और समझाने ही जा रहे हैं, शायद रिया हमारी बात समझ जाए। इतना बोलकर नरेंद्र खड़े हुए और नाश्ते की प्लेट लेकर ऊपर रिया के कमरे में चले गए। नरेंद्र ने रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर देखा
रिया खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। नाश्ते के लिए नीचे क्यों नहीं आई तुम? नरेंद्र नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखते हुए बोले। रिया ने गर्दन घुमाकर नरेंद्र की तरफ देखा और फिर से खिड़की में देखने लगी। अपने दादू से इतने नाराज हो जो अब भी बात नहीं करोगी? रिया ने नरेंद्र की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़कर बोली, दादू मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस बुरा इस बात का लगा आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। हम क्या करते, तुमने ही हमें गुस्सा दिलाया था। तुम आराम से बैठकर पहले नाश्ता करो और हमें बताओ रात से क्यों शादी नहीं करना चाहती। वादा करते हैं अगर हमें तुम्हारी बताई गई वजह सही लगी तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे इस शादी के लिए। दादू आप सच में सुनेंगे मेरी बात? वह खुश होकर बोली, हाँ पहले तुम नाश्ता कर लो उसके बाद बात करते हैं। बाबा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। राज विनोद के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। कैसा फेवर चाहिए मेरे बेटे को? मुझसे वह नाश्ता करते हुए बोले। मैं रिया से मिलकर बात करना चाहता हूँ, आप अंकल से बात करो ना ताकि वह रिया को मेरे साथ बाहर जाने दे। मैं तो बात कर लूँगा लेकिन क्या रिया तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए मानेगी? विनोद ने आईब्रो उचकाकर पूछा। जब अंकल बोलेंगे रिया मना नहीं करेगी, आप प्लीज़ बात करिए ना। मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, कहीं वह सिरफिरी लड़की शादी के लिए मना ना कर दे। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ नरेंद्र से। नरेंद्र रिया की बात सुनकर बोले, तुम्हें राज अच्छा नहीं लगा ये बात है जिसके लिए तुम उससे शादी करने के लिए मना कर रही हो। कुछ दिन उससे मिलो और उससे बातें करो और उसे समझने की कोशिश करो। जब तक उससे मिलकर बात नहीं करोगी ऐसा ही लगेगा तुम्हें। दादू प्लीज़, वह बेबस होकर बोली। अच्छा मेरी खातिर आज रात से एक आखिरी बार मिलकर बात करो, इसके बाद तुम जो बोलोगी वही होगा। नहीं उससे शादी करनी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेंगे, लेकिन आज उससे मिलकर एक बार बात कर लो। रिया ने गहरी सांस भरी और बोली, ठीक है बुला लीजिए उसे घर। घर नहीं तुम उससे बाहर जाकर मिलो और वह भी तुमसे मिलना चाहता है। दादू ये क्या बात है? अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, उससे बोलो वो यहीं आ जाए। तुम कितनी ज़िद्दी हो ये तो हम जानते हैं, लेकिन तुम इतनी नासमझ हो ये नहीं पता था हमें। रात से तुम यहाँ नहीं बाहर मिलोगी। तुम्हारा नंबर उसके पास है, हम फ़ोन करके उसे बोल देते हैं, वो तुम्हें पिक करके ले जाएगा। और हाँ ढंग के कपड़े पहनकर जाना है। इतना बोलकर नरेंद्र वहाँ से चले गए और रिया हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी और बोली, ये कौन सी नई मुसीबत है भगवान, आपको कोई और नहीं मिला था यहाँ भेजने के लिए? क्या दुनिया के सारे लड़के मर गए थे जो आपने इस खड़ूस को यहाँ भेज दिया? इससे अच्छा इसका भाई समर है, कम से कम उसे लड़कियों से बात करनी तो आती है और सबसे ज़रूरी वह लड़कियों की इज्जत तो करता है। मिलने का बहुत शौक चढ़ा है मुझसे, ऐसा मज़ा चखाऊंगी आज के बाद फिर कभी नहीं बोलेगा मुझसे मिलना चाहता है। इस खड़ूस का खड़ूसपना और सारी अकड़ ना उतार दी आज मैंने तो मेरा नाम भी रिया नहीं। और फिर दोपहर के 12 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। राज उसे लेने आने वाला था और दोनों लंच पर जा रहे थे। रिया के फ़ोन पर टेक्स्ट आया। उसने टेक्स्ट ओपन किया। राज का मैसेज था जो घर के बाहर गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। रिया ने मुस्कुराकर अपने बूट पहने और टक टक करती हुई घर के बाहर आई, जहां राज गाड़ी से टिक कर दोनों हाथ जेब में डाले उसका ही इंतज़ार कर रहा था। रिया टक टक करती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राज ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इससे छोटे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? रिया ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती और मैं इनमें ही कंफर्टेबल हूँ। अगर इन कपड़ों में मेरे साथ नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। रिया के इतना बोलते ही उसे घूरकर राज ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रिया गाड़ी में बैठ गई। राज भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मुझसे क्या बात करनी थी? वह खिड़की से बाहर देखकर बोली, अभी तो मिले हैं, कुछ देर घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ आपकी, घूमेंगे फिरेंगे और मूवी देखेंगे? वह उसकी नकल उतारते बोली। राज ने तिरछी नज़र से उसे घूरा लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई जिसे वह छिपा गया और बोला, गर्लफ्रेंड नहीं हो, होने वाली बीवी तो हो ना। रिया गुस्से में उसकी तरफ घूमी और उंगली दिखाकर बोली, देखो मिस्टर। उसके इतना बोलते ही राज मुस्कुराकर बोला, देख ही तो रहा हूँ, आप जो भी हैं मुझे आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। ये जो मिलने आई हूँ ना, दादू की वजह से आई हूँ। मेरा बस में होता तो आपकी शक्ल भी ना देखूँ, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ और तुम मुझे झेलोगी भी। राज की बात सुनकर रिया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और वह चीख कर बोली, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे?
आपके भाई से दोस्ती करके मैंने गलती कर दी थी। अब नहीं रखूंगी समर से दोस्ती, लेकिन इसके बदले मुझे परेशान मत करो। राज रिया को गुस्से में देखकर उसके सर पर हाथ रखकर सर सहलाने लगा, लेकिन रिया ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और खिड़की से सटकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। मैं चाहता हूं तुम अब भी समर की दोस्त रहो। राज के इतना बोलते ही रिया ने हैरानी से गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसे हैरान देखकर राज बोला, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सच में चाहता हूँ तुम अब भी समर की दोस्त रहो। ओह अच्छा, तो क्या अब मैं आपके भाई को नहीं फंसाऊंगी? मेरे जैसी लड़की तो यही करती है, अमीर लड़कों से दोस्ती करके उन्हें फंसाती हैं। शट अप, जस्ट शट अप रिया। क्या बोले जा रही हो? राज गुस्से में उस पर चीख कर बोला। रिया उसे गुस्से में देखकर घबरा गई और खिड़की से चिपक गई। राज का इस तरह चिल्लाना एक बार फिर रिया को डरा गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। खुद को चाहे वे कितना ही मजबूत बनाने और दिखाने की कोशिश करे, लेकिन राज का गुस्सा उसे डरा देता था, जिसकी वजह से उसके दिल में राज के लिए डर और दहशत बैठती जा रही थी और वह उससे दूर भागना चाहती थी। इसी डर की वजह से वह हैदराबाद से अपने घर आई थी, ताकि उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन आते ही उसे राज का चेहरा ही दिखा। राज गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी रिया की तरफ नहीं देखा था। रिया की बकवास बातें उसे गुस्सा दिला रही थी और वह नहीं चाहता था उन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा हो। पिछला झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं था, बात और ख़राब हो, इसलिए वह रिया की तरफ भी नहीं देख रहा था। लेकिन तभी राज के कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी। उसने फौरन गर्दन घुमाकर रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गाड़ी को फौरन ब्रेक लगा दिए। वह गाड़ी की खिड़की से चिपकी बैठी डर से कांप रही थी और सिसकियां ले रही थी। राज ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ रिया, तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो। लेकिन वह अभी भी डर से बैठी कांप रही थी और ना ही एक बार भी उसने राज की तरफ देखा। राज ने उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी हथेलियों में भरकर उसकी आंसू भरी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ है? कुछ बोलो भी, ऐसे चुप मत रहो, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ बोलो कुछ। रिया ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और चेहरा फेर कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर राज के दिल में दर्द सा उठा। वह रिया की तरफ खिसका और उसे अपनी तरफ खींचकर खुद के सीने से लगा लिया। रिया उससे दूर होने की कोशिश करती रही, लेकिन राज ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद रिया शांत हो गई और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें भरने लगी। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह शांत हो गई, तब राज उससे अलग हुआ। शर्म के मारे रिया की पलकें झुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह राज का कैसे सामना करे। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। रिया ने नज़र उठाकर देखा। राज उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे कर रहा था। तुम ठीक हो? वह उसकी आंखों में देखकर बोला, और उसने गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाई और उसको देते हुए बोला, पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रिया हैरानी से उसे देख रही थी। राज ने उसके हाथ में पानी की बोतल पकड़ाई और बोला, मुझे देखने के लिए पूरा दिन पड़ा है, अभी पानी पियो, तुम्हें ज़रूरत है। रिया ने बोतल से पानी पिया और बोतल वापस उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे राज ने लेकर वापस रखी और बोला, फीलिंग बेटर? रिया ने गर्दन हिलाकर कहा। राज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा दी। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। राज ने गाड़ी ड्राइव करते हुए 2-3 बार गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। वह अभी भी खिड़की से चिपकी बैठी थी और बाहर देख रही थी। रिया को ऐसे देखकर एक बार फिर राज के दिल में कुछ चुभा और दिल दूर कहीं डूबता महसूस हुआ। पहली बार उसे लगा कहीं वह रिया के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। रिया उसके गुस्से से इतना डर गई, वह खुद को संभाल नहीं पाई और डर से कांपने लगी। क्या वह इतना बुरा है जितना वह उसे समझ रही है? राज का ध्यान रास्ते से हट चुका था। वह सामने देखकर ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान रिया पर ही अटका हुआ था। अचानक रिया का ध्यान सामने से तेज रफ्तार के साथ आ रही गाड़ी पर पड़ा, जो उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। रिया घबराकर राज का हाथ पकड़कर बोली, ध्यान कहाँ है आपका? देख कर चलाइए, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके इतना बोलते ही राज ने सामने देखा और गाड़ी सड़क किनारे रोककर गहरी सांस भरने लगा और बालों में हाथ फेरकर उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रिया हैरानी से उसकी हालत देख रही थी, लेकिन वह उसे इग्नोर करके वापस सामने देखने लगी। सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए सामने से ध्यान हट गया। राज सामने देखकर बोला, आपका ध्यान अभी हमें मौत नसीब करवा देता और मैं अभी मरना नहीं चाहती। वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। तुमने कुछ कहा? राज ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं, वह सपाट लहजे में बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो, सेफ हो, इसलिए डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
आपसे ज़्यादा डर तो मौत से भी नहीं लगता मुझे, वह मन ही मन बोली और गाड़ी से बाहर देखने लगी। राज ने गाड़ी 5 स्टार होटल के सामने रोकी और गाड़ी से बाहर आकर रिया की साइड वाला डोर खोला और उसने हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन रिया ने उसकी हथेली इग्नोर की और खुद ही बाहर आ गई। राज ने सर इधर उधर हिलाया और डोर बंद करके वहीं खड़े गार्ड की तरफ चाबी उछाल दी। गार्ड ने गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी पार्क करने चला गया। राज रिया को एक खाली टेबल के पास लेकर आया और रिया के लिए चेयर खींचने लगा, लेकिन रिया दूसरी चेयर पर बैठ गई। राज बुरा सा मुंह बनाकर उसी चेयर पर बैठ गया और अपना फ़ोन निकालकर देखने लगा। रिया ने एक नज़र उसे देखा और चारों ओर नज़र घुमाकर देखने लगी, जहां उनकी ही तरह बहुत से लोग वहां बैठे लंच कर रहे थे। राज ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा, तब तक वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आ गया। क्या खाओगी, उसी हिसाब से लंच ऑर्डर करूँगा। जहर है तो वो मंगा दो, वह मन ही मन बड़बड़ाई। राज फिर से उसकी बड़बड़ाहट सुनकर बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं, रिया ने नाम में गर्दन हिलाई दी। अजीब लड़की है, खुद ही बड़बड़ाती है और फिर मना कर देती है। बोलो क्या खाओगी, राज ने फिर से पूछा। कुछ भी खा लूँगी। कुछ भी खा लोगी? मेरी पसंद का मंगाया खाना भी? राज ने हैरानी से पूछा। हाँ, रिया ने अकड़ कर कहा और वापस से इधर उधर देखने लगी। उसके इतना बोलते ही राज ने वेटर को बता दिया उन्हें अपने टेबल पर क्या क्या चाहिए। जब तक खाना आता तब तक हम बात करें। जब से हम यहाँ आए हैं तब से आप ही बात ही तो कर रहे हैं। जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, राज उसके चेहरे पर नज़र जमा कर बोला। रिया ने जब उसे खुद को देखता पाया तो चेहरा दूसरी तरफ फेर कर बोली, सुन रही हूँ, बोलिए। राज ने गहरी सांस ली और बोला, उस दिन ऑफिस में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कैसे एकदम इतना गुस्सा आ गया और वो सब तुम पर उतर गया। आई एम सॉरी। रिया के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट आ गई और बोली, सॉरी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। उसके इतना बोलते ही राज हैरानी से उसे देखने लगा। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो कहा वो सच है और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये जो आप मुझसे सॉरी बोलकर सोच रहे हैं मैं शादी के लिए हाँ बोल दूँगी। तो मिस्टर राज, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। रिया मरना पसंद करेगी, लेकिन आपसे शादी नहीं। कुछ देर पहले जो लड़की उससे डरकर कांपने लगी थी वही अब बिना डरे उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। यही बात राज को हैरान कर रही थी। तो तुमने फैसला कर लिया है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? हाँ, किससे शादी करनी है तुम्हें? वह एकटक उसकी तरफ देखकर बोला, कोई भी, आपको छोड़कर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राज के इतना बोलते ही रिया की नज़र एक बार फिर राज की नज़रों से मिली और वह उसकी गहरी काली आंखों में देखकर बोली, मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी से भी शादी कर लीजिए, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दीजिए। एक बार किसी का पीछा पकड़ लिया उसके बाद छोड़ना नामुमकिन है, वह उसी तरह बोला। रिया ने गहरी सांस ली और सामने बैठे राज की बात को इग्नोर करके फ़ोन देखने लगी और राज दिलचस्पी से बैठा उसे देखता रहा। वेटर टेबल पर खाना लगाकर जा चुका था। रिया ने खाने की तरफ हैरानी से देखा और फिर राज की तरफ देखा, जो बैठा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। ये खाना तो मैंने अपनी पसंद से मंगाया है, तुमने ही तो बोला था कुछ भी मंगा लूँ। राज उसकी बात बीच में काट कर बोला, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ ये सारा खाना मेरी पसंद का है और रियली मेरी भी पसंद का खाना है। देखा हम दोनों की पसंद कितनी एक दूसरे से मिलती है। ज़्यादा खुश मत हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर रिया ने अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाने लगी। राज ने मुस्कुराकर रिया की तरफ देखा, उसे खुश होकर खाना खाते देख राज को अच्छा लग रहा था। उसने अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाने लगा। बिंदु को फ़ोन करके राज ने रिया की पसंद पूछी थी, क्योंकि वह तो अपनी पसंद कभी नहीं बताती, इसलिए उसने उसकी ही पसंद का खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर राज ने बिल पे किया और रिया के साथ बाहर आते हुए बोला, आज के बाद जब भी घर से बाहर निकलो ऐसी ड्रेस मत पहनना। राज के इतना बोलते ही रिया ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से घूर कर बोली, क्यों ना पहनूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं आपका हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूं। हुक्म नहीं दे रहा हूं बल्कि इज्जत से बोल रहा हूं। ओ, बोल भी कौन रहा है जिसे खुद लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती? रिया चिढ़कर बोली, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख चुका हूँ तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं भी इज्जत और प्यार से बोल रही हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है और मैं भी ये चाहती हूँ ये मुलाकात अच्छी हो, क्योंकि आज के बाद से मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसलिए कोशिश करना बंद कर दीजिए और मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे कैसी ही ड्रेस पहनूँ। आप कोई नहीं होते मुझे ये कहने वाले मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं।
लेकिन मैं हर रोज़ तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। राज के इतना बोलते ही रिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर वह सामने देखने लगी और फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रिया खामोशी से बैठी बाहर देखती रही और राज गाड़ी ड्राइव करने लगा। बताओ अब कहाँ चलना है, मूवी देखने या फिर शॉपिंग करने? मुझे घर जाना है, रिया अपने फ़ोन में देखते हुए बोली। अभी तो घर से आए हैं, हम मॉल जा रहे हैं, पहले मूवी देखेंगे उसके बाद तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। मेरे लिए शॉपिंग? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन जब तक हम साथ हैं तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। देखिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, आपसे पूछकर नहीं पहनूंगी। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, घर चलिए। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझसे इतना रूडली बात कर रही हो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती, ये तुम्हारी मर्ज़ी। तुम चाहे मुझसे कितनी ही नफ़रत करो और मुझसे दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इसके लिए मुझे तुमसे ज़बरदस्ती ही शादी क्यों ना करनी पड़े तो भी करूँगा। रिया आंखें फाड़े उसकी बात सुन रही थी। उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले, क्योंकि राज ने तो बोल दिया है वह हर हाल में उससे शादी करेगा। उसकी धमकी सुनकर रिया का हलक तक सूख गया और एक बार फिर उसे घबराहट होने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए सीट को मजबूती से पकड़ लिया और चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। राज ने गाड़ी मॉल के सामने रोकी और गाड़ी से बाहर आया। रिया ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और बाहर आई। चलो राज, इतना बोलकर राज फोन पर किसी से बात करते हुए आगे बढ़ गया। मॉल के एंटर गेट पर पहुंचकर उसने पीछे पलटकर देखा। रिया को वहां न देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह उसे इधर उधर देखने लगा, लेकिन रिया वहां नहीं थी। राज गाड़ी के पास आया और उसे ढूंढने लगा। ओह गॉड, ये लड़की कहाँ चले गई? अभी तो यहीं थी, इतनी ही देर में कहाँ गायब हो गई? राज ने वहां आसपास सब जगह देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। उसने रिया का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसने गुस्से में फ़ोन डेस्क बोर्ड पर डाला और वहां से गाड़ी लेकर चला गया। वहीं एक गाड़ी के पीछे छिपकर खड़ी रिया ने राज की गाड़ी वहां से जाती देखी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर जैसे ही राज की गाड़ी वहां से चली गई, रिया वहां से निकलकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। इस खड़ूस इंसान के साथ मैं मूवी देखूंगी, वो भी रोमांटिक मूवी। शक्ल देखिए अपनी, आए बड़े मेरे साथ मूवी देखने। मुझे कोई मूवी या फिर शॉपिंग नहीं करनी है और इस खड़ूस इंसान के साथ ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं है इस इंसान पर रत्ती भर भी भरोसा। इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। एक ही घर में एक ही कमरे में मैं इस इंसान को नहीं बर्दाश्त कर सकती। कुछ तो करना होगा जिससे ये खड़ूस इंसान यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। क्या समर से बात करके उसकी मदद लूँ? क्या पता वह मेरी मदद कर दे और अपने इस भाई को अपने पास बुला ले। अभी तो चलकर मूवी देख लेती हूँ, घर जाकर आराम से समर से बात करूँगी। अभी तो मज़े से बैठकर मूवी देखूंगी। इतना बोलकर रिया ने अपना फ़ोन ऑफ किया और अंदर बढ़ गई। इधर राज पागलों की तरह रिया को ढूंढता फिर रहा था। वह कहीं नहीं मिल रही थी। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। जितना अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही ये लड़की मेरा गुस्सा बढ़ा रही है। अब जानबूझकर कहीं छिप गई। कहाँ ढूंढूं इस पागल लड़की को? पहले ही मुझे पागल कर रखा है, अब और करने पर तुली है। मेरी नरमी इस लड़की को हजम नहीं हो रही है। सख्ती से समझाना पड़ेगा तभी मानेगी, वरना यूं ही अपना और मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। अब रिया को लिए बिना घर भी नहीं जा सकता। अंकल से क्या कहूँगा? मैं उनकी बेटी को संभाल नहीं पाया, लेकिन कहाँ ढूंढूं? क्या एक बार चाची जी से बात करूं? अगर घर चली गई होगी तो बता देंगी वो मुझे। नहीं, पहले मॉल जाकर देखता हूँ, क्या पता वहीं छिपी हो। इतना बोलकर राज ने वापस अपनी गाड़ी मॉल की तरफ मोड़ ली। बाबूजी, आपको रिया को राज को साथ नहीं भेजना चाहिए था। पता तो है वह इस शादी को नहीं करना चाहती। क्या पता उसने राज को कितना परेशान करके रखा होगा। इतनी भी पागल नहीं है वह जो किसी को परेशान करे। शादी ना करना अलग बात है, लेकिन किसी को परेशान करना अलग बात है। फिर भी बाबूजी, एक बार आप रिया से फ़ोन करके पूछिए कहाँ हैं वो लोग अभी। कहीं सच में राज को परेशान तो नहीं कर रही है? ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम रिया को फ़ोन करते हैं। इतना बोलकर नरेंद्र ने अपना मोबाइल निकाला और रिया का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन बंद आ रहा था। नरेंद्र ने 2 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार नंबर बंद था। नंबर बंद आ रहा है रिया का। चलिए देखते हैं जब घर आती है रिया तो राज को क्या क्या करके परेशान करके आती है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो रंजन? वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। बाबूजी, सच ही तो बोल रहा हूँ। कहीं रिया की बदतमीजी की वजह से हमारे और विनोद भाई साहब के रिश्ते में कोई खटास ना आ जाए। बरखुरदार, तुम ये फालतू की बातें मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अच्छा सोचो। इधर रिया ने मूवी की टिकट ली और अपनी सीट पर आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगी जहां मूवी शुरू हो चुकी थी। उसकी बराबर वाली साइड पर कोई आकर बैठा और गुस्से में रिया को घूरकर सामने स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और लोगों की सीटियों और तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा था। रिया भी सीटी बजा रही थी और साथ साथ तालियां भी बजा रही थी। राज उसे गुस्से से घूर रहा था, मन तो कर रहा था हाथ रखकर इस लड़की का मुंह बंद कर दे, लेकिन पब्लिक प्लेस देखकर वह शांत बैठा रहा और उसकी हरकतें देखता रहा। राज का ध्यान मूवी पर कम और रिया पर ज्यादा था। इंटरवल हो चुका था और एक एक करके सब लोग बाहर जाने लगे। रिया भी उठकर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस करके उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिया ने गुस्से में पीछे पलटकर देखा। राज के हाथ में अपनी कलाई देखकर रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप यहाँ?" राज को वहां देखकर उसे घबराहट होने लगी और वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। "कोशिश करना बेकार है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ", राज गुस्से में दांत भींच कर बोला। बैठने के अलावा रिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। "बहुत मज़ा आ रहा है ना मुझे परेशान करके, खुद यहाँ सीटियाँ बजा बजा कर मूवी देख रही हो", वह दांत पीसते हुए बोला। रिया अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। "मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है", राज उसके हाथ पर पकड़ और कसकर बोला। "जब दर्द तकलीफ महसूस दे रहा है, जब मुझे परेशान करने के लिए यहाँ चुप कर आई थी, तब इस दर्द के बारे में नहीं सोचा। देखो मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसके बाद क्या होगा आप भी जानते हैं। ओह तो तुम मुझे डरा रही हो, कोई बात नहीं, ये भी करके देख लो। मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे बचाता है आज। आप मुझे डरा रहे हैं? तुम काम ही ऐसे करती हो, मन तो कर रहा है खींचकर दो तीन कान के नीचे लगाऊं तुम्हें"। राज के इतना बोलते ही रिया ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और उठकर पीछे खड़ी हो गई। राज ने आसपास देखा और बोला, "यहाँ आकर बैठो, लोग हमें ही देख रहे हैं"। रिया वहां बैठे लोगों की तरफ देखकर बोली, "एक्सक्यूज मी, ये इंसान मुझे छेड़ रहा है"। उसके इतना कहने की ही देर थी, तीन चार लड़के अपनी सीट से उठकर रिया के पास आए और पूछने लगे, "कौन छेड़ रहा है मैडम आपको"। ये आदमी जो बैठा घूर रहा है, वह राज की तरफ इशारा करके बोली। "ओ हीरो, लड़की को छेड़ रहा है, शर्म नहीं आती"। अकेली लड़की को देखकर छेड़ते हुए उनमें से एक लड़का अकड़कर राज की तरफ बढ़ते हुए बोला। अपनी तरफ बढ़ता देख राज उठ खड़ा हुआ और अपना ब्लेजर सही करते हुए बोला, "आप लोगों को गलतफहमी हुई है, ये मेरी होने वाली बीवी है और मुझसे थोड़ी नाराज़ है। हम दोनों के बीच की बात है, आप लोग दूर रहें तो बेहतर है"। उन लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, "क्या मैडम, अगर आप दोनों में कोई बात हुई है तो घर जाकर आपस में बैठकर बात करो ना, यहाँ पब्लिक प्लेस में क्या तमाशा करना। चलो भाई लोग, इनका आपस का मामला है, खुद ही सुलझा लेंगे"। इतना बोलकर वो सब अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और राज रिया को खड़ा घूरने लगा, जिसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और वे वहां से भागना चाहती थी। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना तमाशा हो जाएगा, और चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठो। रिया ने इधर उधर नजर घुमाई और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। राज ने अंगूठा अपने माथे पर फेरा और गुस्सा कंट्रोल करते हुए रिया के बराबर में आकर बैठ गया। वह राज के डर से सिमटी बैठी थी और नजर झुकाए अपने हाथ की उंगलियां आपस में तरोड़ मरोड़ रही थी। राज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और रिया का एक हाथ अपने हाथों के बीच लेकर बैठ गया। रिया ने तिरछी नजरों से राज की तरफ देखा और अपना हाथ खींचने लगी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और रिया के कान पर अपने होंठ रखकर बोला, "जो आज तुमने मेरे साथ किया, इसका हिसाब देकर ही आज तुम घर जाओगी, और हिसाब क्या लेना है ये मैं खुद बताऊंगा, इसलिए जब तक मूवी ख़त्म नहीं हो जाती तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं"। राज की गर्म सांसें रिया के कान पर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ने लगी। हाथ पैर कांपने लगे। "मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा", वह खुद को जब्त करते बोली। "अब ये हाथ कभी नहीं छूटेगा", राज उसके हाथ को अपने हाथों में कसकर बोला, और फिर इंटरवल ख़त्म हुआ और मूवी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस बार वह चुप बैठी रही, पहले की तरह ना कोई हल्ला गुल्ला किया और ना ही सीटी बजाई। राज के हाथ से वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और सामने पर्दे पर नज़र जमाए बैठा रहा। एक बार फिर इंटरवल हुआ और लोग फिर से बाहर जाने लगे। "मेरा हाथ छोड़िए, जब तक मूवी ख़त्म नहीं हो जाती नहीं छोड़ूंगा, मुझे वॉशरूम जाना है, हाथ छोड़िए मेरा"। "ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ", वह खड़े होकर बोला। "पागल हो गए हो, वॉशरूम जाएंगे आप मेरे साथ"। रिया गुस्से में आंखें छोटी करके बोली। "मैं वॉशरूम के बाहर खड़ा रहूंगा, तुम चलो", राज उसे अपने साथ लेकर चलते हुए बोला। मज़े से मूवी देख रही थी, ये खड़ूस पता नहीं कहाँ से आ गया, सारा मज़ा ख़राब करके रख दिया। अब कैसे इस खड़ूस से बचकर यहाँ से भागूं।
भगवान मेरी मदद करिए, मुझे बचा लीजिए इस खड़ूस इंसान से। भगवान प्लीज़ मेरी मदद करिए। रिया मन ही मन बोलते हुए राज को बुरा भला बोलती जा रही थी। मैं यहीं खड़ा हूँ, बाहर जाओ और जल्दी से आना, मूवी शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है। रिया वॉशरूम में चली गई और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर राज वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। ये जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से, एक ही जगह जमकर खड़ा हो गया है। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगी। चाची, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोल।